ओके, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। आज की क्लास हमारे प्रीवियस क्लास का कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि एक मॉसफेट का स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे नीचे सेमीकंडक्टर का एक सबस्ट्रेट या फिर बल्क या फिर बॉडी क्रिएट किया था। अबाउट दैट वन वी हैव क्रिएटेड, उसके ऊपर हम लोगों ने क्रिएट किया था एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर, जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में वर्क करता है, जो जिसका थिकनेस बहुत ही थिन रखा था हम लोगों ने, और उसको वी हैव क्रिएटेड बाय यूजिंग ड्राई ऑक्सीडेशन, मतलब सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। मैं आपको ये बताया था कि मैं आपको आगे की क्लास में ये भी बताऊंगा कि वाई वी नीड थिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, उसके ऊपर हम लोगों ने एक मेटल का लेयर क्रिएट किया था। मेटल की इन जनरल हमको आइडिया पता था कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन 300 केल्विन में बहुत ज़्यादा होता है। सो इस तरीके से हम लोगों ने मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का एक लेयर क्रिएट किया था, और उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि अगर हम किसी एक टर्मिनल के पोटेंशियल को वेरी करते हैं तो किसी दूसरे टर्मिनल में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। दैट मीन्स वी वांट टू क्रिएट a dependent current source which is called voltage dependent current source, which is the basic of an amplifier, ठीक है। सो अभी हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में कुछ डिस्टरबेंस आपने फील किया था, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में तैयार हुआ, और उसके बाद हम उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जो कि एक्चुअली में आपका मॉसफेट होता है। सो आई होप कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। और ये है आपका वो मटेरियल जिसको हम सबसे नीचे सिलिकॉन को डोपिंग करके एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर हम लोगों ने तैयार किया है। उसके ऊपर हमारे पास एक इंसुलेटिंग लेयर है जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और उसके ऊपर हमारे पास एक मेटल का लेयर है। मैंने यहाँ पे एक मॉस कैपेसिटर के बारे में आपसे बात किया था, और मैंने ये भी आपको बताया था कि वी हैव अप्लाइड ए वोल्टेज दैट इज प्लस माइनस हेयर, और ये वोल्टेज वो वोल्टेज है जो आपके पी टाइप के सेमीकंडक्टर के सरफेस पे, पी टाइप के सेमीकंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर क्रिएट करेगा। और यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर मिलेगा, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स लेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द मेटल। ये मेटल से बाहर आए और ये इसके अंदर गए, और हमको ये भी पता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ आयोन्स भी क्रिएटेड है, और हमको ये भी पता है कि अगर हम कैपेसिटर के अस्तित्व की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास जितने भी पॉजिटिव चार्जेस मेटल्स में एग्जिस्ट करते हैं, उतने ही नेगेटिव चार्जेस हमारे पास सेमीकंडक्टर पे भी एग्जिस्ट करते हैं। मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर आपने मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला है तो इसका बिल्कुल रिजल्ट ये होगा कि मेटल में कुछ पॉजिटिव आयोन्स रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव आयोन्स रह जाएंगे। मेटल में हमारे पास एटम्स भी होंगे जो कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आयोन्स दिखाए हैं। यहाँ पे हमारे पास ये नेगेटिव आयोन्स है, एक लेयर मैंने इसका बना दिया। बाकी जो है मैं बाकी जो है, क्योंकि ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, मैं होल से फिलअप कर देता हूं। ये मेरे पास होल्स का एग्जिस्टेंस है, ये आपको आइडिया होना चाहिए, और यहीं से हमारा मॉस कैपेसिटर का एग्जिस्टेंस स्टार्ट होता है। और यहां पे आपको कैपेसिटेंस दिख रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव बीच में इंसुलेटिंग लेयर, और ये आपका मॉस कैपेसिटर कहलाता है। लेकिन क्योंकि हम एक एम्पलीफायर की नींव की बात कर रहे हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एम्पलीफायर तभी एग्जिस्ट कर सकेगा जब आप इसके दोनों टर्मिनल्स से एक और कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, और ये कनेक्शन आपको देगा एक ऐसा, जस्ट आई वांट टू टेक दिस वन, ये एक ऐसा कनेक्शन जहां पे आप एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे। वोल्टेज सोर्स कैसा भी अप्लाई कर सकते, डिपेंड्स अपन यू। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल इधर पे रखा, नेगेटिव टर्मिनल इधर पे रखा, और यहाँ पे एक करंट की एग्जिस्टेंस आपको बिल्कुल पता है कि ये करंट का एग्जिस्टेंस है। ये जो करंट का मैग्नीट्यूड है
ये डिपेंड करता है कि आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कितना है। उसके अलावा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया है। तो यहाँ पे आप एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वोल्टेज डेफिनेटली आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मैं अगर कांस्टेंट रख दूं, मैं इसको वेरी नहीं कर रहा हूं, और मैं ये जो आपके पास ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज की वैल्यू को वेरी कर रहा हूं, मतलब इसको मैंने V2 ले लिया, इसको मैंने V1 ले लिया, तो मेरे पास जो यहाँ पे करंट आ रहा है, इस करंट का फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज NQ म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ए। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपके सेकेंड वोल्टेज की वजह से है, E2 है ना, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हम 3 डायमेंशनल व्यू जब बनाएंगे तब आपको दिखाई में देगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे जो N है, दिस इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझो कि सरफेस ऑफ द सेमीकंडक्टर पूरे मॉसफेट में आपके पास बल्क या फिर अंदर का जो पार्ट है उससे हमेशा डिफरेंट होगा, क्योंकि सरफेस में हम कुछ ना कुछ हलचल रेगुलर पोटेंशियल अप्लाई करके लाते रहेंगे। तो सरफेस ऑफ द सेमीकंडक्टर और बल्क ऑफ द सेमीकंडक्टर, ये दोनों में डिफरेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा, और यही डिफरेंस जो है वो आपके एक मॉसफेट को एम्पलीफायर बनाता है। तो ये जो सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और यही इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन आपके इस एरिया की कंडक्टिविटी को डिसाइड कर रहा है, और उसी कंडक्टिविटी को यूज करके हम लोगों ने करंट की इक्वेशन को लिखा है। और आप जब यहाँ पे करंट की इक्वेशन को लिखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज द कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए। और अगर ये कंडक्टिविटी सिग्मा की बात करें, क्योंकि हमको मैथमेटिकल और इक्वेशंस को भी यूज करना पड़ता है, तो ये NQ म्यू एन के मल्टीप्लीकेशन है। तो कंडक्टिविटी ये है, करंट ये है, और करंट का मैग्नीट्यूड इससे डिसाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन वेरी करता है, N की वैल्यू वेरी करती है, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा आपके करंट के मैग्नीट्यूड को। और इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन वोल्टेज V1 पे डिपेंड करता है। सर वो कैसे? क्योंकि आपको पता है कि आपने जिस कैपेसिटर को बनाया है वो Q इज इक्वल टू CV है, और ये जो Q आपने यहां पे लिखा है, ये Q का मतलब और कुछ नहीं, ये Q इज इक्वल टू आपके पास N इंटू Q का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक, और ये जो N इंटू Q का मल्टीप्लीकेशन है, Q इज इक्वल टू N इंटू Q, ये एक्चुअली आपका चार्ज है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है ये डिपेंड करता है वोल्टेज की वैल्यू पे। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट CV। तो V की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो N की वैल्यू इंक्रीज होती है, N की वैल्यू इंक्रीज होती है तो Q की वैल्यू इंक्रीज होती है, और अगर Q की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, और अगर ये मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। मतलब हमने एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बना दिया है, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स हम लोगों ने बना दिया है, जिसका नाम हम रखते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। इस उम्मीद के साथ कि आगे की क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स के आगे की पूरी तैयारी हम करते हैं। करंट सोर्स ये आपका मेन एम है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन, हाँ करंट का डायरेक्शन ले लो बेटा, उल्टा ले लो। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, करंट का डायरेक्शन यू कैन टेक एनीवेयर। ठीक है, तो अब ये जो पूरी पार्ट है ना, ये आपको नोन है, इसको मैंने कट किया। अब यहां पे एक डायग्राम न्यू बनाते हैं। ठीक है, सो ये आपका एक डायग्राम है जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। आज की क्लास में हम इसके आगे की पार्ट को एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस डायग्राम को मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन में कैसे यूज किया गया। ठीक है,
मैं ये समझता हूं कि आपको ये डायग्राम क्लियर होगा। अब मैं इससे अगर मॉसफेट के डायग्राम को बनाऊं तो मॉसफेट में आपको क्लियर है कि सबसे पहले हम इसी बल्क या फिर सेमीकंडक्टर को लेंगे। तो यहां पे आपके पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये आपका एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक। और ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर आपने लिया है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम इस तरीके के स्ट्रक्चर को लेके एक फैब्रिकेटर के पास जाएंगे तो ये फैब्रिकेटर दैट मीन्स जहां पे एक्चुअल फैब्रिकेशन चलता है, ये मैंने एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाया है। और इस डिपेंडेंट करंट सोर्स में मैंने ये प्रूफ करने की कोशिश की, अगर मैं मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर को यूज करके एक डिपेंडेंट करंट सोर्स बना सकता हूं जो कि वोल्टेज पे डिपेंड करता है, तो डेफिनेटली मैं एक एम्पलीफायर का डिजाइन कर सकता हूं। इसका मतलब है मॉसफेट दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कैन बी यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। अब मैं यहां पे बात करूं, आप अभी से ध्यान दे लो दो चीजों पे, कि यहां पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता है ना। आपके पास यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन हमेशा आपके जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे आप देख सकते हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन है। हमको ये पता है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रॉन्स दैट इज माइनस क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नेगेटिव साइन ये बताता है कि ऑलवेज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। और करंट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो ये आपके कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। अब आपको ये पता है कि इस डिवाइस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हॉरिजॉन्टल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, ये देखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव टर्मिनल इधर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप मान लीजिए E2 बोल लें, क्योंकि आपने यहां पे वोल्टेज V2 लगाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। अब हमको ये करना है कि यहां पे हमको एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एग्जिस्टेंस दिख रहा है। ये है वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको नाम हम लोग देंगे E1 है ना। एक E2 हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक E1 वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अपर साइड से लोअर साइड में है। किसी का ये डाउट हो सकता है कि सर ये जो वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं? यस कर रहे हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाना चाहिए। यस, इलेक्ट्रॉन्स इस वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसका डायरेक्शन ऐसा है, दे आर एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाना चाहिए लेकिन फिर भी नहीं जा पा रहे हैं। कारण ये है कि आपने यहां पे एक इंसुलेटिंग लेयर लगा के रखा हुआ है बड़ा प्लान करके। तो उसी प्लानिंग की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वर्टिकली अपवर्ड नहीं जा पा रहे हैं। और अब जब आप एडिशनली एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को एक स्मूथ पाथ मिल जाएगा टू फ्लो, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में ही मूवमेंट करते हैं। तो हमको ये बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि एक मॉसफेट में, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में दो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर चले तो जाते हैं, लेकिन इस इंसुलेटिंग लेयर की वजह से इस ऊपरी सरफेस ऑफ सेमीकंडक्टर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। लेकिन अगर जब आप एक हॉरिजॉन्टल या फिर लॉन्गिट्यूडिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स उस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूवमेंट करना चालू करते हैं और ये क्लोज्ड पाथ होने की वजह से एक करंट यहां पे एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट दिस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जिसको अभी हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। तो जब अमेरिका इस फैब्रिकेटर के पास मैं इसको लेके गया तो उन्होंने इस पर्टिकुलर
जो डिजाइन था, जो एक मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का डिजाइन मैंने एक डिपेंडेंट करंट सोर्स के तरह की थी, उसको फैब्रिकेट करने के लिए उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास जो फैब्रिकेशन होता है, ठीक है, मैंने आपको बताया है इसके पहले भी क्लास में, एक बार और बता देता हूं फटाफट से, ताकि आपको ये पार्ट बिल्कुल भी इजी लगे, बिल्कुल ही इजी लगे, ठीक है। तो ये जो हमारे कनेक्शंस हैं, ध्यान से देखिए, ये कनेक्शंस जो है वो साइड वॉल से है, मतलब ऑन द साइड वॉल्स और बॉटम वॉल से है। तो ये फैब्रिकेशन में ये जो साइड वॉल का कनेक्शन है और बॉटम वॉल का कनेक्शन, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमको क्या करना है, ये सारे कनेक्शंस को फैब्रिकेटर जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको फिक्स करना है। जब फैब्रिकेटर से बात किया गया तो फैब्रिकेटर ने बोला कि आपको ये साइड वॉल्स के कनेक्शंस जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे साइड वॉल के कनेक्शंस को आपको टॉप वॉल्स में लाना पड़ेगा। मतलब आपको फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेफर आपको सारे कनेक्शंस करने पड़ेंगे। तो ये है हमारे पास एक वेफर, आई होप कि आप सभी कनेक्टेड है। ये वेफर है और इसमें छोटे छोटे हमारे पास चिप्स है, और हमको क्या करना है यहाँ पे कि इन चिप्स में हमको ये मॉसफेट, मिलियंस ऑफ मॉसफेट को यहाँ पे फैब्रिकेट करना है। एक पर्टिकुलर छोटा सा ये जो पीस है जिसको हम चिप बोलते हैं, इसमें मिलियंस ऑफ मॉसफेट जो है वो फैब्रिकेट होके रहता है, जैसे ये, और इसी को हम लोग वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो जब हम एक वेफर में सारे चिप में हमारा जो फैब्रिकेशन है वो कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे चल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द वेफर, तो ये हर एक पर्टिकुलर चिप में जो भी आपको ट्रांजिस्टर डिजाइन करना है उसकी डिजाइनिंग के बाद ही इसकी कटिंग होती है। मतलब पहले डिजाइन होता है सारे चिप्स का एक साथ ऑन द सरफेस ऑफ द वेफर, और यहां पे एक चिप जो है वो दूसरे चिप से आइडेंटिकल होता है, ठीक है। एक चिप जो है वो दूसरे चिप से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, जैसे ये वाला चिप ये वाले चिप से आइडेंटिकल है, ये वाला चिप ये वाले चिप से आइडेंटिकल है। तो हर चिप, एक चिप दूसरे चिप से आइडेंटिकल होता है, और यहां पे जो भी हम कनेक्शन करते हैं वो वेफर के टॉप सरफेस से करते हैं। तो जो भी कनेक्शन हमको एक्सटेंड करना होता है वो टॉप सरफेस से ही एक्सटेंड करना होता है। तो इस वजह से हमको क्या करना है कि अगर हम लोग इस चिप को कटिंग करके बाहर निकालना चाहते हैं तो उससे पहले हमको ये सारे कनेक्शंस करके ही हम इसकी कटिंग करके इसको बाहर एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो बस इसी पर्टिकुलर थॉट को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, इसी पर्टिकुलर थॉट को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, इस मॉसफेट की डिजाइन के बारे में कुछ एनालिसिस करना चालू किया कि आपके पास जो डिपेंडेंट करंट सोर्स जो आपने बनाया था उसमें इस वेफर को हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास वेफर है और ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर में हम ये करेंगे कि सबसे पहले जिस एरिया में आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड और उसके ऊपर मेटल का लेयर था, उस एरिया को सबसे पहले डिफाइन करना होता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि भाई ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, और उसके ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एक ये एक मेटल का लेयर है, और हमको ये भी पता है कि यहाँ से टॉप में एक टर्मिनल एक्सटेंड हो सकता है। यही एक टर्मिनल था जो कि हमारे प्रीवियस डिजाइन में था, जो कि टॉप से निकला हुआ था फ्रॉम द मेटल टर्मिनल, ठीक है। तो ये आपके पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर का लेयर हो गया। अब जो बाकी कनेक्शंस हैं उन कनेक्शंस के बारे में सोचे तो ये जो बॉटम में जो आपके पास बॉडी टर्मिनल था इसको हम लोगों ने यहां से एक्सटेंड कर दिया, और उसके बाद हमारे पास एक ए टर्मिनल था और दूसरा था बी टर्मिनल जो कि दो साइड वॉल से था, उसको भी हम लोगों ने टॉप वॉल से कनेक्ट कर दिया। तो जब हम लोगों ने ऐसा कर दिया तो मैंने बोल दिया कि ये आपका बॉडी टर्मिनल है जो सबसे पहले टॉप वॉल से निकला है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग बी से। बस ये है कि आप किसके बारे में बोलना चाहते हो ये आप बोल सकते हो। तो फिर से अगर ये इलेक्ट्रॉन
फिर से देखिए, अगर मैं ये जो साइन है इसको रिमूव कर दूं और यहाँ पे जो होल्स एग्जिस्ट करता था उसको मैंने वापस से बना दिया, तो ये एक अच्छा विजुअलाइजेशन है जो आपके पास हमेशा होना चाहिए हर एक चैप्टर में। अगर यहाँ की इलेक्ट्रॉन्स को फिर से मैं ऊपर की ओर भेज देता हूँ तो आप ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चला गया। यस, यू आर करेक्ट, आप भी सही हैं, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी बोला है हर कोई सही है भाई, आप भी सही है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं। अगर मैं ये बोलूं कि भाई यहां पे होल्स खत्म हो गए थे, वापस से यहां पे होल्स आ गया, इसका मतलब है होल्स नीचे की ओर आ गया है, ये होल्स नीचे की ओर आ गया है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स। यही बात यहां पे भी एग्जिस्ट करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका बिल्कुल सीधा साधा ये मीनिंग है कि होल्स नीचे की ओर आ रहा है। जैसे ही इस डायग्राम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका सीधा साधा मीनिंग है कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट में होल्स का मूवमेंट है और होल्स नीचे की ओर आ रहा है। ठीक, तो इस बात पे हम लोगों ने पूरा क्लियरिटी ले लिया है। अब हमको ये पता है कि हम लोगों ने जो ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट किया है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, और हमको ये पता है कि ए से इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका ए है और ये बी है, ए से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है और बी से बाहर की ओर आ रहा है। इस कंडीशन में हम इसका नाम, जहां से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा और जहां से बाहर आएगा, इलेक्ट्रॉन्स जाने वाले रास्ते को हम बोल देंगे कि ये भैया सोर्स है ना। इलेक्ट्रॉन्स जहां से बाहर निकल के आ रहा है, यहां से ड्रेनिंग हो रही है, ये भैया जी ड्रेन है ना। ये सोर्स है, ये ड्रेन है। तो इन सोर्स और ड्रेन के बीच एक चौकीदार बैठा हुआ है जो ये डिसाइड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इस चौकीदार का नाम हम रख देते हैं गेट। ये ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग नहीं है, ये गेट वो गेट है जो आप घर के द्वार पे लगाते हैं। अब ये डिसाइड करेगा कि यहां से ए से कितने लोग जाएंगे और कितने लोग नहीं जाएंगे। इट विल डिसाइड द पाथ, कि इस पाथ को कितना कंडक्टिव रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक स्ट्रक्चर। तो मैंने बॉडी टर्मिनल को भी ऊपर ले लिया, सोर्स टर्मिनल को ऊपर ले लिया, गेट टर्मिनल भी ऊपर है, ड्रेन टर्मिनल भी ऊपर है। लेकिन यहां पे एक डाउट क्रिएट हो गया। क्या डाउट क्रिएट हो गया? डाउट ये क्रिएट हो गया कि क्या सर किसी एक मेटल को सेमीकंडक्टर से डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है? क्योंकि आपने जो ये वायर कनेक्ट किया है डेफिनेटली एक मेटल होगा, और जिस पर्टिकुलर एरिया से आपने ये कनेक्ट किया है ये सेमीकंडक्टर है। तो मेटल और सेमीकंडक्टर के बीच में क्या डायरेक्ट कनेक्शन पॉसिबल है? इन जनरल अगर हम लोग कुछ नहीं जानते तो यस पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड चैप्टर को पढ़ा है तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि दो डिफरेंट कंसंट्रेशन के बीच में अगर डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया जाए तो वहां पे एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल बैरियर कनेक्ट फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, और पी और एन को मैंने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो यहां पे एक पोटेंशियल बैरियर होता है। और इसी पोटेंशियल बैरियर की वजह से, अब उस पोटेंशियल बैरियर को हम कैसे लिख सकते हैं आपको ये बिल्कुल आइडिया होगा। उस पोटेंशियल बैरियर को हम कांटेक्ट पोटेंशियल V नॉट के नाम से लिखते हैं, और ये जो कांटेक्ट पोटेंशियल है इसका फॉर्मूला होता है दिस इज KT/Q, और उसके साथ ln हमारे पास यहां पे हो जाएगा दिस इज ND इंटू NA डिवाइडेड बाई NI²। ये आप सबको पता होगा, ये पोटेंशियल बैरियर है जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर इधर से इधर जाना है तो वो उसको इतनी पोटेंशियल अपने आप में पोजेस करना पड़ेगा। अब आप इसको एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि दिस इज इक्वल टू Q इंटू V नॉट। तो किसी इलेक्ट्रॉन को अगर N साइड से P साइड की ओर जाना है तो उसको इतनी एनर्जी पोजेस करना पड़ेगा, तब जाके वो N साइड से P साइड जा सकता है। या फिर इतना पोटेंशियल आपको एक्सटर्नली अप्लाई करना ही पड़ेगा जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कंडक्शन पॉसिबल हो पाए। तो इस केस को अगर हम लोग इसके जस्ट प्रीवियस वाले केस को देखें तो ये फॉर्मूला आया कहां से? अगर इस फॉर्मूले के बारे में एनालिसिस करें तो ये फॉर्मूला एक्चुअली आया है
कंसंट्रेशन डिफरेंस से, जो कि N1 डिवाइडेड बाय N2 का रेशियो है। तो मान लेते हैं ये N1 है और यहां पे N2 है। आपको ये पता है कि हाँ, क्योंकि मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन्स वाले साइड में N2 लिया है, तो मेरे को थोड़ा सा यहां पे बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन को मैं ऊपर लेता हूं, नहीं तो पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये N2 बाय यहां पे मैं N1 ले लेता हूं। अगर आपने EDC को पढ़ा है तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, N2 बाई N1, लोअर कंसंट्रेशन नीचे, आप हायर कंसंट्रेशन ऊपर। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर? इफ इट इज पॉसिबल देन व्हाट हैपेंस? तो अगर ऐसा कनेक्शन कर दिया जाए तो क्या होगा, ये मेरा एनालिसिस का पार्ट है। तो क्या होगा ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मुझे ये पता है कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और जब तक इस पोटेंशियल को आप एक्सटर्नली कोई वोल्टेज लगा के उससे ज्यादा पोटेंशियल नहीं अप्लाई कर देते, तब तक डायोड में करंट कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने ये एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया है, जिस पोटेंशियल को मैं VD के नाम से लिखता हूं, तो जब तक VD की वैल्यू जो है वो ग्रेटर नहीं होगी आपके V0 की वैल्यू से, तब तक आपका करंट का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सोर्स टर्मिनल में कोई वोल्टेज लगाता हूं और ये सोचता हूं कि सोर्स टर्मिनल का ये जो वोल्टेज है ये करंट कंडक्ट करवा देगा इन दोनों के बीच में, तो मुझे यहां पे रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बोलना चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल का दीवार लगा हुआ है, एक एनर्जी की हाइट बनी हुई है। तो आपको जो भी सोर्स टर्मिनल में वोल्टेज लगाना है, उस वोल्टेज की वैल्यू इस पर्टिकुलर एनर्जी या फिर वोल्टेज की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके करंट कंडक्शन सोर्स और सेमीकंडक्टर के बीच में पॉसिबल होगा। एग्री कर रहे हैं क्या? बताएंगे आप सभी लोग। एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये मुझे कमेंट में दिखना चाहिए। अगर आपने सेमीकंडक्टर का पार्ट पढ़ा है तो, अगर पार्ट नहीं पढ़ा है तो आई मस्ट गो विथ यू कि आपको कोई आइडिया नहीं है और आप सिर्फ सर हिला रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को ही हम लोग एनालिसिस करके लिखते हैं। सर यहां पे N2 जो है वो यहां का कंसंट्रेशन है, तो इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं दिस इज KT अपन Q, और N2 मतलब यहां पे हो जाएगा ND, है ना। और N1 मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि N1 मतलब माइनॉरिटी कंसंट्रेशन इन P टाइप सेमीकंडक्टर, और P टाइप सेमीकंडक्टर का माइनॉरिटी कंसंट्रेशन फार्मूला है Ni² डिवाइडेड बाय Na। तो आप देखिए मैंने यहां पे Ni² बाई Na लिख दूं तो वापिस से वही फार्मूला आ गया जो यहां पे एग्जिस्ट करता है। तो ये है आपका, देखिए जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है ना उसका फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो ये है आपकी क्रिएटिविटी जो आपने दिमाग लगा के किया है, और इसी दिमाग की दाद देते हैं साइंटिस्ट लोग, है ना। वरना क्या है, सोर्स बना दिए, ड्रेन बना दिए और बोल दिया कि भैया ये सोर्स है, ये ड्रेन है, और अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन कर दिए। ऐसा नहीं होता है। हर चीज के पीछे सेमीकंडक्टर में कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, और वही बनता है अल्टीमेटली हमारा कंसेप्ट बनाता है। ठीक है, तो मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मेटल और सेमीकंडक्टर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया जाए तो एक मेटल में जो भी पोटेंशियल लगाया जाएगा वो पोटेंशियल क्या डायरेक्टली आपके सेमीकंडक्टर में लग सकता है? यदि हां तो हां बोलिए, यदि ना तो आप डिस्क्राइब कीजिए कि क्यों नहीं लग सकता, क्यों नहीं लग सकता। वेरी गुड, आई एग्री विथ यू ऑल। सो मैं यहां पे क्या प्रूफ करने जा रहा हूं कि कैन वी कनेक्ट डायरेक्टली मेटल एंड semiconductor without loss of any applied input signal।
ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है तो ये है मेरा क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है नो। अगर इसके आंसर पे जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर है नो। कैन वी कनेक्ट डायरेक्टली मेटल एंड सेमीकंडक्टर विदाउट लॉस ऑफ एनी अप्लाइड इनपुट सिग्नल? नो। हम जब ऐसा करेंगे तो हमारा इनपुट सिग्नल का कुछ पार्ट जो है वो लॉस हो जाएगा। अरे वीडी डायोड का एक्सटर्नल वोल्टेज है बेटा। अब कहां आप मतलब वीडी के पीछे लगे हो हैं जैनिशु? वीडी डायोड का एक्सटर्नल पोटेंशियल है। डायोड का एक एग्जांपल लिया हूं। कहां कहां खो जाते हो बीच बीच में, मतलब इर्रिलेवेंट चीजों को क्यों एनालिसिस करते हो, है ना? वीडी का यहां पे कोई काम नहीं है ना? उल जुलूल चीजों को एनालिसिस में नहीं लेना है ना? अच्छा क्वेश्चन पूछो। अब डायोड के पोटेंशियल के पीछे लग गए, ठीक है? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं नो। तो अगर इसको करना है, अगर हमको कनेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको कनेक्ट करना है तो हमको ये जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है पी और एन जंक्शन के बीच में, इसको नल करना पड़ेगा, इसको नलिफाई करना पड़ेगा। और इसको नलिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टू नलिफाई द बैरियर पोटेंशियल, nullify the barrier potential, we have to doped both sides with equal concentration, ठीक है? with equal concentration। तो अब हम अगर बात कर रहे हैं कि इक्वल कंसंट्रेशन, तो यहां पे देखिए V नॉट की वैल्यू, अगर मैं इक्वल कंसंट्रेशन लेता हूं तो KT अपन Q, उसके साथ है ln। यहां पे क्या हो जाएगा? N1 जो है वही अगर N2 भी है, N1/N1, तो आपके पास ये पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो हम, अगर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू दोनों के बीच में 0 हो जाती है तो हम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से एन साइड से पी साइड की ओर ले जा सकते, एन साइड से पी साइड की ओर ले जा सकते हैं, विदाउट ये बात सोच के कि हमको वीडी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वी नॉट लगाना पड़ेगा, इस बात को बिना सोचे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि हमको ये बात बिल्कुल दिमाग में रखना है कि हमारे पास बोथ साइड्स का कंसंट्रेशन इक्वल होना चाहिए। अब इसको हमको यहां पे इंप्लीमेंट करना है कि हमारे पास ये अगर मेटल का वायर है तो मेटल के वायर में 300 केल्विन में, ध्यान से देखना, मेटल में अगर हम लोग बात करें कि 300 केल्विन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन कितना होगा? हम लोगों ने इस चीज को याद भी किया है। ये लगभग 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब टू हमारे पास 10⁻28 पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। और मान लीजिए इसको हम लोगों ने N1 ले लिया। इसका मतलब है ये जो P टाइप का सेमीकंडक्टर है, इस P टाइप के सेमीकंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन लगभग इतना ही होना चाहिए। और इस P टाइप के सेमीकंडक्टर यहां का कंसंट्रेशन अगर N1 है और यहां का कंसंट्रेशन अगर N2 है इस P टाइप के सेमीकंडक्टर का, तो मैं यहां पे कंसंट्रेशन को बढ़ा के अगर 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब कर दूं तो 10⁻28 पर सेंटीमीटर क्यूब कर दूं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि आप जो भी सिग्नल यहां पे अप्लाई करेंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आने की कोशिश करेगा, विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी बैरियर, वो डायरेक्टली आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट मिलेगा कि आपके पास कांटेक्ट पोटेंशियल की वैल्यू 0 मिलेगी। तो बस ये बात हमारे दिमाग में थी और इस बात को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने यहां पे एक हायर कंसंट्रेशन ऑफ एन टाइप
क्रिएट कर दिया बाय डोपिंग, ये आपने डोपिंग से क्रिएट किया एक लार्ज कंसंट्रेशन, मतलब हैवीली डोप्ड N प्लस रीजन आपने यहां पे क्रिएट कर दिया। सर यहां पे भी क्रिएट कर दीजिए, यस, यहां पे भी हम लोगों ने एक हैवीली डोप्ड N प्लस रीजन क्रिएट कर दिया। तो ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि सोर्स और ड्रेन का जो डोपिंग है वो हैवीली डोप्ड N प्लस रीजन होना चाहिए। किसी ने ये बोला कि भाई सोर्स की डोपिंग हाई इसलिए होती है क्योंकि सोर्स जो है वो बीजेटी में जैसे एमीटर होता है उस तरीके का होता है, एमीटर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है इसलिए उसकी डोपिंग हाई होनी चाहिए। यस, तो ये सोर्स की डोपिंग हाई है। दूसरा थॉट जो लोगों के पास है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, मैंने अपना रीजन तो बता दिया पूरी तरीके से। अब जो लोग बोलते हैं तो उनसे ये डायरेक्टली पूछना चाहिए कि भाई ऐसा है तो ड्रेन की डोपिंग क्यों हैवी की जाती है, तो वो चुपचाप हो जाएंगे, नहीं पता भाई ड्रेन की डोपिंग किस लिए हैवी की गई है पता नहीं। तो ये सोर्स की डोपिंग और ड्रेन की डोपिंग दोनों की हैवी इसलिए की गई है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास कोई सिग्नल अगर ड्रेन टर्मिनल में लगे या फिर सोर्स टर्मिनल में लगे वो बिना किसी रेक्टिफिकेशन के आपके सोर्स बिना किसी रेक्टिफिकेशन के आपके सेमीकंडक्टर में भी अप्लाई हो। इस टाइप के कनेक्शन को जो हम लोगों ने किया है इसको हम लोग बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट ओमिक कॉन्टैक्ट। इसको हम ओमिक कॉन्टैक्ट के नाम से जानते हैं, दिस इज नथिंग बट ओमिक कॉन्टैक्ट। अगर यही चीज रेक्टिफाइंग होता कि आपके ने यहां पे एक हैवीली डोप्ड रीजन नहीं क्रिएट किया होता तो आपका जो रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट जहां पे सिग्नल जो है वो क्लिप्ड ऑफ हो जा रहा है उस टाइप के कॉन्टैक्ट को, मान लीजिए आपके पास यहां पे एक सोर्स रीजन है, आपके पास यहां पे एक ड्रेन रीजन है, सॉरी आपके पास यहां पे एक सेमीकंडक्टर रीजन है, यहां पे एक सेमीकंडक्टर रीजन है और इन दोनों का कंसंट्रेशन यहां पे N1 है, यहां पे N2 है और आपको ये पता है कि N1 की वैल्यू N2 की वैल्यू से ज्यादा है। तो इस केस में आपको ये पता है कि एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप होगा और आप जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करेंगे तो उस कैरेक्टरिस्टिक में आपको कुछ देर तक तो कोई करंट कंडक्शन मिलेगा ही नहीं अगर ये करंट की लाइन है और ये वोल्टेज की लाइन है, और आप एक्सटर्नल वोल्टेज लगा के ये कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल वोल्टेज लगा के ये कोशिश करेंगे कि हमको इस वोल्टेज जो भी मैंने यहाँ पे लगाया है, मान लीजिए ये Vd है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस वोल्टेज को लगा के ये कोशिश करेंगे कि करंट बढ़ना चालू हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर N1 की वैल्यू N2 से ज्यादा है। तो यहां पे करंट को बढ़ाने के लिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल सबसे लगाना पड़ेगा और उसके बाद ही करंट कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। यही डायोड में होता है, इसलिए डायोड को रेक्टिफायर बोला जाता है। और इस टाइप के जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है इसको हम शॉर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं या फिर शॉर्ट की कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो ये जो है इस टाइप के कनेक्शन को वी कैन कॉल इट एज शॉर्ट की कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब एक और हम लोग यहां पे ड्रॉ करते हैं जहां पे आपने एक सेमीकंडक्टर को, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है, एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन इन दोनों के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं है। यहां पे N1 है तो यहां पे भी N1 है। सो आपको ये दिख रहा है कि दोनों में कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है, N1 इज इक्वल टू N2 है। तो अगर आप यहां पे कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं तो इस एक्सटर्नल वोल्टेज का पूरा जो आपका वोल्टेज है वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में यूज हो जाएगा, मतलब सिग्नल को ट्रांसफर करने में यूज हो जाएगा। अगर यहां पे एक Vd लगाया जाए, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में सारा चीज यूज हो जाएगा। तो आपके पास यहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होगा वो कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप का नहीं होगा, जैसे ही आप वोल्टेज लगाएंगे वैसे ही ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस टाइप के कॉन्टैक्ट को जहां पे हम दो मटेरियल ऑफ सिमिलर कंसंट्रेशन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और उसमें कोई एक्सटर्नल वोल्टेज लगाते हैं, तो आपके पास वोल्टेज के अनुसार करंट की वैल्यू भी साइमल्टेनियसली बढ़ती है। जितना आप वोल्टेज लगाते रहेंगे करंट की वैल्यू भी साइमल्टेनियसली बढ़ती रहेगी।
इस टाइप के कांटेक्ट को हम ओमिक कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने वहां पे भी लिखा है कि आपका कांटेक्ट जो है वो ओमिक कांटेक्ट है। क्या है? ओमिक कांटेक्ट है, ओमिक कांटेक्ट है। चलिए इसको और एक्सप्लेन नहीं करता मैं, क्योंकि आपने इस बात को बड़े ही बारीकी से समझा होगा और मैंने यहां पे सेमीकंडक्टर की कुछ थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। इसी प्रकार बॉडी टर्मिनल भी सेमीकंडक्टर से जब कनेक्ट होता है तो हम इसको एक हेवीली डोप्ड रीजन से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आपने इन जनरल देखा होगा कि ये जो बॉडी टर्मिनल है ना, ये जो बॉडी टर्मिनल है ये ऊपर की ओर बुक्स में नहीं बना होता, लेकिन जब फैब्रिकेटर इसको फैब्रिकेट करता है तो डेफिनेटली ये बॉडी टर्मिनल, सोर्स टर्मिनल, गेट टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल सभी ऊपर की ओर बने होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि हम भी जब इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो चीजें। कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए मैं इस बॉडी टर्मिनल को यहां से रिमूव करता हूं और मुझे पता है कि मैंने जो कांटेक्ट किया है वो ओमिक कांटेक्ट ही किया है, मैंने शॉर्ट की कांटेक्ट कहीं पे भी नहीं किया है, ताकि जो भी सिग्नल लगे वो सिग्नल डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में यूज हो, ना कि पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने के लिए एनर्जी का कंजप्शन हो। तो इस वजह से मैं इस डायग्राम को सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो बॉडी टर्मिनल है इस बॉडी टर्मिनल को नीचे ही रखूंगा। लेकिन जब मैं इसको नीचे रखूंगा तो आपको ये याद होनी चाहिए कि हां सर ने ओमिक कांटेक्ट किया है और उस ओमिक कांटेक्ट करने के बाद ही इस बॉडी टर्मिनल को कनेक्ट किया है। अगर हम फैब्रिकेटर के पास जाएंगे तो ये बॉडी टर्मिनल बॉटम में नहीं दिखेगा, ये बॉडी टर्मिनल टॉप में दिखेगा। लेकिन सर्किट की सिंप्लीफिकेशन करने के लिए या फिर आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट को प्रॉपर बनाने के लिए मैंने इस बॉडी टर्मिनल को हमेशा नीचे ही रखने का प्लान किया है। ठीक है, बॉडी टर्मिनल को हमेशा नीचे ही रखने का प्लान किया है। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बुक्स में लिखेगा वो कुछ ऐसा होता है। सोर्स होता है, गेट होता है, ड्रेन होता है और ये बॉडी टर्मिनल होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि सोर्स का यूज क्या है, ड्रेन का यूज क्या है, गेट का यूज क्या है और ये बॉडी टर्मिनल को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहां तक अगर आपको क्लियर है ओमिक कांटेक्ट सोर्स और ड्रेन दोनों पे है ना यार, बॉडी पे भी है, सभी जगह है। जनिशु कुछ नशा करके बैठे हो क्या? जो चीजें बता रहा हूं उसी को पूछ रहे हो यार। सभी जगह ओमिक कांटेक्ट है, यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि सोर्स हो, ड्रेन हो, बॉडी हो, जहां पे भी आपने कनेक्शन किया है वो सारे कनेक्शंस ओमिक कॉन्टेक्ट्स हैं, ताकि आपका कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल किसी एनर्जी को यूज करके एक्सटर्नल पोटेंशियल जो भी आप अप्लाई करें उस एक्सटर्नल पोटेंशियल डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स को या फिर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर्स उसको ट्रांसफर करने में यूज हो, ना कि किसी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने में वो यूटिलाइज हो। ठीक है, तो सोर्स, बॉडी, गेट, ड्रेन सबका कनेक्शन मैंने यहां पे आपको दिखा दिया। चलिए आगे बात करते हैं। जो जो थॉट मैंने आपके लिए डेवलप करने के लिए प्लान किया था उस थॉट पे हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मैं इसी स्ट्रक्चर का 3D डायमेंशन डायग्राम बनाऊं, जो मॉसफेट आपने अभी भी देखा, तो उसका 3 डायमेंशन डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, 3 डायमेंशन डायग्राम कैसे बनता है, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा कि हम एक सबस्ट्रेट को यूज करें और इस सबस्ट्रेट को एक वी कैन से कि एक क्यूबॉइड की तरह यूज करें, ताकि 3 डायमेंशन की व्यू हम लोग को दिख सके। तो मैंने यहां पे ये बना दिया। मान लीजिए ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है या फिर बॉडी है या फिर ये बल्क है
और ये हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। अब मैंने इसमें कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक सोर्स रीजन, यहाँ पे एक ड्रेन रीजन, बॉडी टर्मिनल में नीचे ही रखता हूं इन जनरल। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, तो मुझे यहाँ पे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर क्रिएट करना पड़ेगा। ये मान लीजिए एक थिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है। इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर के जस्ट ऊपर हमारे पास एक और लेयर है, और इस लेयर को हम लोग मेटल का लेयर मानते हैं, ठीक है, इस लेयर को हम मेटल का लेयर मानते हैं। तो आपको ये दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे आप सभी, कि मेरे पास एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, उसके ऊपर मेरे पास एक मेटल का लेयर है, और हमारे पास इन दोनों लेयर के ऊपर हमारे पास एक टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है। तो दिख रहा है क्या, दो लेयर्स, एक हमारे पास ये जो लेयर है येलो कलर का, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है, और उसके ऊपर हमारे पास एक मेटल का लेयर है। सभी कुछ डायग्रामेटिकली मैंने यहां पे ड्रॉ किया है। अगर कोई समस्या होगी तो यू जस्ट आस्क मी कि आपको क्या समस्या है यहां पे, यू कैन आस्क मी। ठीक है, ये साफ सुथरा मैंने बना दिया, ठीक है। तो ये मेटल का लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, इसके ऊपर एक यहां से मैंने एक टर्मिनल एक्सटेंड किया जो कि हमारा सोर्स टर्मिनल कहलाया। यहां पे मैंने एक टर्मिनल एक्सटेंड किया जो कि हमारा ड्रेन टर्मिनल कहलाया। ठीक है, तो लेट्स सी, इधर हमारे पास एक सोर्स टर्मिनल है, यहां पे हमारे पास एक ड्रेन टर्मिनल है, और इस सोर्स टर्मिनल को मैंने पीछे तक एक्सटेंड किया है, ये ड्रेन टर्मिनल को मैंने पीछे तक एक्सटेंड किया है। तो आई जस्ट राइट हियर कि ये हमारे पास सोर्स है, ये है गेट और ये है ड्रेन। देखिए 3 डायमेंशनल व्यू मैंने आपको दिखाया, ठीक है, ये एक 3 डायमेंशनल व्यू है। तो यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। हाँ, आप डेफिनेटली इस पार एक बॉडी टर्मिनल भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये कसम खाई है कि बॉडी टर्मिनल को हम नीचे ही रखेंगे, इसलिए यहां पे भी आप समझ लीजिए कि एक ओमिक कॉन्टेक्ट है, और बॉडी टर्मिनल को मैंने यहां पे एक्सटेंड करके रखा हुआ है। अब बात ये आती है कि सर कुछ चीजें यहां पे हमको क्लियर कीजिए। तो आपके पास तो कोई डाउट नहीं आया होगा, मेरे पास एक डाउट आया है। वो डाउट ये है कि सर ये पॉसिबल है, ये तो आपका पीछे जो आपका एक्सटेंशन हुआ है उसके बारे में आपने बताया होगा, तो मेरा एक डाउट है, मैं इसको हटाता हूं। क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि आपके पास जो गेट का एरिया है, यहां से यहां तक जितने एरिया में आपने सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगाया है, क्या ये पॉसिबल है कि जैसी गेट का एरिया एंड होता है, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर का एंडिंग जहां पे होता है, सोर्स रीजन वही उसी के बाद ही चालू होता है? क्या ये पॉसिबल है? तो मेरा ये कहना है कि आइडियली हम लोग ये मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब फैब्रिकेटर साइंटिस्ट के पास हम लोग जाते हैं तो वो साइंटिस्ट ये बोलता है कि भाई ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फैब्रिकेशन की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है कि ये पॉसिबल हो पाए। तो ये ऐसा होता है
कि कभी कभी ये पार्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाता है और ये दोनों चीजें ओवरलैपिंग हो जाती है। क्या मतलब, ये जो सोर्स का रीजन जहां से चालू होता है, हेविली डोप्ड रीजन सोर्स का, जो कि एक N+ रीजन है, और ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, ये थोड़े से एरिया में ओवरलैप्ड हो सकता है। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है कि इतना एरिया जो है ये दोनों का ओवरलैप्ड है, ये इतना एरिया जहां पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ये सोर्स रीजन एक दूसरे के ऊपर नीचे है। लेकिन अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ड्रेन रीजन जो है वो ओवरलैप नहीं है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है हमेशा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आइडियल केस में ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकल केस में हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। अगर प्रैक्टिकल केस में हमेशा ये पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये रीजन थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाए और ये रीजन एक्सटेंड होके आपके इस एरिया में आ जाए, ये रीजन एक्सटेंड होके आपके इस एरिया में आ जाए, तो आपके पास ये छोटा सा एरिया बच जाएगा जो कि ओवरलैप्ड है। ये वाला एरिया ओवरलैप्ड है। आई होप कि आप मुझे समझ पा रहे होंगे। तो ये जो एरिया है ये ओवरलैप्ड हो गया है, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर ऊपर है ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर ऊपर है। मैं इसको हटा के दिखाता हूं, मैं इसको भी हटा के दिखाता हूं। उसके नीचे आपके पास सोर्स का हेविली डोप्ड रीजन आ गया। यहां पे भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, उसके नीचे आपका ड्रेन का हेविली डोप्ड रीजन आ गया। इस रीजन को हम बोलते हैं, दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड द सोर्स रीजन, एंड दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड द ड्रेन रीजन। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, हम यहां पे और भी बातें करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं, जो आपको फ्रंट एंड से, सामने से ये दिख रहा है कि यहां पे आपके पास सोर्स रीजन है और यहां पे आपके पास सबस्ट्रेट का कोई भी लेयर नहीं है। आपको ये दिख रहा होगा कि भाई सबस्ट्रेट इधर है, सबस्ट्रेट इधर है, सबस्ट्रेट इधर है। सबस्ट्रेट मतलब ये वाला एरिया। लेकिन आपने जहां पे सोर्स रीजन को ड्रॉ किया है वहां पे सबस्ट्रेट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये धारणा भी गलत है। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं सोर्स रीजन को यहां पे अलग से बनाऊं, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, क्योंकि मेरी बात एकदम ब्रह्म वाक्य है, जहां पे आपको गेट के क्वेश्चंस बनाने में बहुत ही इजी होंगे। अगर मैं एक सोर्स का रीजन यहां पे ड्रॉ करूं, तो ये है मेरे पास एक सोर्स का रीजन, जो कि आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, और अगर आप ड्रॉप डाउन लाइन से देखेंगे तो बाएं भी है ना। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ये आपका सोर्स है। इस सोर्स रीजन की एक खास बात है, इस सोर्स रीजन की ये खास बात है कि इसका ये वाला साइड जो है, जो आप राइट साइड देख रहे हैं, ये साइड्स कनेक्टेड होता है सबस्ट्रेट से। देखिए ये राइट साइड कनेक्टेड सबस्ट्रेट से, इसका ये वाला साइड जो है, जो कि आप लेफ्ट साइड बोल रहे हैं, ये भी कनेक्टेड होता है किससे? सबस्ट्रेट से। आप देख सकते हैं ये भी सबस्ट्रेट से कनेक्टेड है। इसका जो बैकवर्ड का साइड होता है, पीछे वाला साइड, ये भी कनेक्टेड होता है सबस्ट्रेट से। मतलब पीछे वाला एरिया जो सोर्स का एंड होने के बाद सबस्ट्रेट फिर से आया होगा। फिर अगर मैं यहां पे बात करूं, इसका जो फ्रंट एंड है ये भी कनेक्टेड होता है सबस्ट्रेट से। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर एक लेयर लगा हुआ है सबस्ट्रेट का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास ये मोबाइल का कवर है। ठीक है, इस मोबाइल के कवर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ऊपर का एरिया ही ऐसा है जहां पे आपके पास इस मोबाइल को इसमें इंसर्ट करने के लिए जगह दिया गया है, लेकिन बाकी सब एरिया जो है वो कवर्ड है, बाकी सब एरिया जो है वो कवर्ड है। इसका मतलब ये है कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये सोर्स जो है इस मोबाइल की तरह है, जो सबस्ट्रेट के अंदर घुसा हुआ है। ये सोर्स जो है इस मोबाइल की तरह है, जो कि सबस्ट्रेट के अंदर घुसा हुआ है, जिसका टॉप सरफेस ही एक्सप्लोड है, मतलब दिख रहा है, बाकी सब एरिया सबस्ट्रेट के अंदर घुसा हुआ है। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली क्वेश्चंस को बनाने में इजी हो। तो मैंने हर जगह पिंक कलर से यहां पे ये कर दिया है, ताकि आपको ये पता रहे कि फ्रंट सरफेस, साइड्स वॉल्स, बैक और बॉटम भी। यहां पे सर क्या बोल रहे? बॉटम भी, यस,
यहां का ये जो बॉटम है, बॉटम भी आपका सबस्ट्रेट से कनेक्टेड है, सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ इसका एक ही सरफेस है टॉप, जो कि डायरेक्टली मेटल से कनेक्ट होके आपका एक सोर्स टर्मिनल बनाया है। ठीक है, अब हम लोग ये लिखते हैं कि ड्रेन का भी यही हालत है। अगर मैं यहां पे ड्रेन को बनाऊं तो ड्रेन के साथ भी यही सारी चीजें हैं कि अगर आप ड्रेन को यहां पे डिजाइन करते हैं, मान लीजिए, तो ड्रेन का डिजाइनिंग भी ऐसा ही होगा। आपके पास ड्रेन की डिजाइनिंग भी ऐसे ही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ये ड्रेन को यहाँ पे डिजाइन कर दूँ, ये ऐसा और ये ऐसा ऐसा, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा। तो इसका भी सारा एरिया जो है वो कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये जो है साइड वॉल्स, ये जो साइड वॉल्स है ये भी आपका सबस्ट्रेट से कनेक्टेड है ना। ये फ्रंट वॉल भी सबस्ट्रेट से कनेक्टेड है, ये वाला साइड भी सबस्ट्रेट से कनेक्टेड है, ये वाला बैक वाला भी सबस्ट्रेट से कनेक्टेड है, और इसका बॉटम भी सबस्ट्रेट से कनेक्टेड है। सिर्फ टॉप एरिया ऐसा है जो मेटल के कांटेक्ट में है, जहां से हम लोगों ने एक टर्मिनल एक्सटेंड किया है, जहां से हम लोगों ने एक टर्मिनल एक्सटेंड किया है। ठीक है, तो ये है एक 3 डायमेंशनल डायग्राम जो कि एक मॉसफेट का है। बाकी सब चीजें आपको क्लियर है कि आपके पास यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे आपके पास मेटल का लेयर है, मेटल का लेयर है। वर्कबुक होगा ना? ये क्वेश्चन निकालिए, मेरी आवाज आ रही है? ये क्वेश्चन निकालिए 7th और 8th। तो मैं यहां से क्वेश्चन को देख रहा हूं और आप भी इस क्वेश्चन को निकाल लीजिए और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ ए सिलिकॉन एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर सोन बिलो, डेल्टा इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर, द ट्रांजिस्टर इज ऑफ विड्थ 1 माइक्रोमीटर, द डिप्लीशन विड्थ फॉर्म्ड एट एवरी पीएन जंक्शन इज 100 नैनोमीटर, the relative permittivity of silicon and silicon dioxide respectively are 11.7 and 3.9 and epsilon naught is equal to 8.9 into 10 to the power of minus 12 farad per meter। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इस क्वेश्चन की एक इमेज जो है वो हम लोग ले लेते हैं। ये क्वेश्चन कॉमन डेटा क्वेश्चन है, 7वां और 8वां दोनों इसमें रहेगा और हम इसका एक इमेज जो है वो हमारे बोर्ड पे ले लेते हैं। तो ये एक 3 डायमेंशनल व्यू है जो कि आप यहां पे देख सक रहे हैं। ये आईआईटी दिल्ली का 2012 का क्वेश्चन है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि हमारे पास एक 3 डायमेंशनल व्यू है सिलिकॉन एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर का शोन बिलो विथ डेल्टा इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर। यहां पे डेल्टा क्या चीज है, आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा कहां पे लेना है वो ना यहां पे मेंशन किया हुआ है। और डेल्टा जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सोर्स का वो एरिया है जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लेयर के साथ ओवरलैप्ड है। तो जिस ओवरलैपिंग की मैं बात कर रहा था मेरे प्रीवियस उस पे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा, और अगर आपको ध्यान देना है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जस्ट हैव ए लुक एट दिस, कि ये जो स्मॉल डिफरेंस आपको दिख रहा है ओवरलैपिंग एरिया। कई लोग ये बोल रहे हैं कि सर आपका यहाँ पे ड्रेन है, उसका तो यहाँ पे सोर्स है। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि आपके पास जो मॉसफेट है वो सिमेट्रिकल डिवाइस है। मॉसफेट इज, आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, इज ए सिमेट्रिकल डिवाइस। ये जो है ये एक सिमेट्रिकल डिवाइस है, सिमेट्रिकल डिवाइस है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक
4 टर्मिनल डिवाइस है, सिमेट्रिकल डिवाइस 4 टर्मिनल डिवाइस है। तो हम हर एक टर्मिनल के बारे में एनालिसिस करेंगे। अभी हम इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ओवर की एनालिसिस कर रहे हैं। सिमेट्रिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हैं कि जिस डिवाइस पे आप इनपुट और आउटपुट को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोर्स और ड्रेन जो है, ड्रेन कैन बी इंटरचेंज, आपके डिवाइस के ऑपरेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नहीं पड़ेगा। इंटरचेंज मतलब सोर्स और ड्रेन को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। बस इसी बात पे हम वापस यहाँ पे गए, और अगर हमको किसी क्वेश्चन में यहाँ पे ड्रेन की बजाय यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है तो हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं होंगे, और किसी क्वेश्चन में इस सोर्स के बजाय यहाँ पे ड्रेन लिखा हुआ है तो हम कदाचित चिंतित नहीं होंगे। ठीक है। अगर कोई बोलता है तेरे को नहीं पता तो आप उसको बोलिए, निंदक नियारे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे सुभाए। ठीक है। तो निंदा करने वालों के लिए कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए जब आपके पास नॉलेज है तो।